नमस्कार। आज हम मानव संसाधन नियोजन यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जिसे एचआरपी कहते हैं, इस पर थोड़ी विस्तार से बात करने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, एचआरपी काफी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी संगठन के लिए। हमारे पास एक गाइड है जो इसके सारे चरण बताती है। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि ये आखिर काम कैसे करता है और ये जरूरी क्यों है। बिल्कुल, आसान भाषा में समझे तो एचआरपी ये पक्का करता है कि कंपनी के पास सही लोग हों, मतलब सही स्किल्स वाले, सही संख्या में और हाँ, सही समय पर। ये कोई अंदाजे का खेल नहीं है, एक पूरा सिस्टम है। हाँ, एक पूरी प्रक्रिया है। तो कहाँ से शुरू करें? पहला कदम। हाँ, पहला कदम है संगठनात्मक उद्देश्यों का विश्लेषण। मतलब ये समझना कि कंपनी अगले कुछ सालों में करना क्या चाहती है। सही, ये एकदम एसेंशियल है। अगर यही नहीं पता कि कंपनी का लक्ष्य क्या है, जैसे कोई नया प्रोडक्ट लाना है या शायद नए शहरों में ऑफिस खोलना है, हाँ, या कोई नई तकनीक अपनानी है। बिल्कुल, तो फिर ये कैसे पता चलेगा कि कितने और किस तरह के लोग चाहिए होंगे? सोचिए, अगर कंपनी कहती है कि हमें अगले साल 5 नई दुकानें खोलनी है, अच्छा, तो एचआर टीम को तुरंत सोचना पड़ेगा। स्टोर मैनेजर चाहिए, सेल्स वाले लोग चाहिए, पीछे सपोर्ट स्टाफ भी चाहिए होगा ना। हाँ, मतलब बिना लक्ष्य जाने प्लानिंग शुरू ही नहीं हो सकती। एकदम। तो ये पहला कदम सीधे बिजनेस के लक्ष्यों से जुड़ा है। ठीक है, तो जब ये पता चल गया कि कंपनी कहाँ जा रही है, तब अगला सवाल आता है, हमारे पास अभी कौन लोग हैं। जहां दूसरा कदम आता है, सही कहा, जनशक्ति सूची। हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं वर्तमान कार्यबल का विश्लेषण या इन्वेंट्री बनाना। इसमें हम देखते हैं कि अभी हमारे साथ कितने लोग काम कर रहे हैं। और सिर्फ गिनती नहीं। नहीं, सिर्फ गिनती नहीं, उनके पास हुनर क्या है, उनका तजुर्बा कितना है, उनकी उम्र क्या है और वो काम कैसा कर रहे हैं, उनका प्रदर्शन कैसा है, ये सब देखा जाता है। कभी कभी इसमें बड़ी अहम बातें पता चलती हैं। जैसे मान लीजिए किसी बैंक को पता चले कि उनके काफी अनुभवी लोग, शायद 60% स्टाफ अगले 5-7 साल में रिटायर होने वाले हैं। ओह, ये तो बड़ी बात है। इसका मतलब ये विश्लेषण सिर्फ ये नहीं बताता कि आज क्या है, बल्कि भविष्य की तैयारी के लिए भी इशारा करता है, जैसे रिटायरमेंट की प्लानिंग, उत्तराधिकारी योजना। हाँ, बिल्कुल। ये मौजूदा ताकतें भी दिखाता है और आने वाली चुनौतियां या कमजोरियां भी। अच्छा, तो उद्देश्य पता चल गए, मौजूदा लोग पता चल गए, अब आता है भविष्य में झांकने का काम। तीसरा और चौथा कदम, मांग और आपूर्ति का पूर्वानुमान। सही, भविष्य का अनुमान लगाना, फ्यूचर फोरकास्टिंग। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? हाँ, आजकल जिस तेजी से चीजें बदलती हैं, भविष्य का अनुमान लगाना तो मुश्किल है ही। है तो, पर करना तो पड़ेगा। इसके 2 हिस्से हैं। पहला, मांग का पूर्वानुमान लगाना, मतलब भविष्य में हमें कितने लोग चाहिए होंगे और किस तरह के स्किल्स वाले चाहिए होंगे। और ये किस आधार पर तय होता है? ये कंपनी के बिजनेस प्लान पर निर्भर करता है। बिक्री का अनुमान क्या है, क्या कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, इन सब चीजों से अंदाजा लगता है। कोई उदाहरण? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है, उन्हें पता है कि दिवाली के टाइम बिक्री बहुत बढ़ जाती है, तो वो पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि उस दौरान उन्हें शायद 50 एक्स्ट्रा डिलीवरी वाले लोग चाहिए होंगे। ये हुई मांग। समझ गया, ये हुई मांग। और दूसरी तरफ है आपूर्ति, मतलब ये लोग आएंगे कहां से? सही, आपूर्ति का पूर्वानुमान यानी ये अंदाजा लगाना कि जब जरूरत पड़ेगी तो लोग मिलेंगे कहां से। ये लोग कंपनी के अंदर से भी आ सकते हैं। अंदर से कैसे? जैसे किसी का प्रमोशन करके या किसी को ट्रेनिंग देकर तैयार करके, और बाहर से भी आ सकते हैं, मतलब जॉब मार्केट से नए लोग लेकर। अच्छा, तो हो सकता है कि कंपनी को 40 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स चाहिए, ये हुई मांग। पर अंदर ट्रेनिंग वगैरह से केवल 10 तैयार हो पाएंगे, और बाहर मार्केट में भी स्किल्ड लोगों की थोड़ी कमी है, तो शायद बाहर से 15 और मिल जाए, यानी सप्लाई सिर्फ 25 की ही हो पा रही है। तो 40 चाहिए पर मिल रहे हैं 25। यहीं पे आता है 5वां कदम, मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर, गैप पहचानना। बिल्कुल, ये कदम बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं साफ होता है कि असली मुद्दा क्या है। क्या लोगों की कमी है, जैसे हमारे डेवलपर वाले उदाहरण में 15 लोगों की कमी है? हाँ, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि जरूरत से ज्यादा लोग हैं किसी डिपार्टमेंट में? या फिर लोग तो हैं पर उनके पास वो स्किल नहीं है जो भविष्य में चाहिए? जब तक ये गैप, ये अंतर साफ नहीं पता चलेगा, तब तक सही एक्शन कैसे लेंगे? और इसी गैप को भरने के लिए फिर अगले कदम आते हैं, 6वां, 7वां और 8वां। एक्शन प्लान बनाना, उसे लागू करना
और फिर उसकी निगरानी करना। डेवलपर कम पढ़ रहे थे, उनका क्या करें? क्या नई भर्तियां करें? या शायद मौजूदा लोगों को ट्रेनिंग दे? हाँ, ये भी हो सकता है। या कुछ काम बाहर किसी और कंपनी को दे दें, मतलब आउटसोर्स कर दें। ये सारे फैसले एक्शन प्लान का हिस्सा हैं। और फिर प्लान बनाकर उसे लागू करना होता है, जैसे इंटरव्यू लेना, ट्रेनिंग करवाना। बिल्कुल। और फिर आता है सबसे अहम हिस्सा, निगरानी और मूल्यांकन, यानी मॉनिटरिंग। सिर्फ प्लान लागू करना काफी नहीं है, उसे लगातार देखना भी पड़ेगा। बहुत जरूरी है। निगरानी ही एचआरपी को एक डायनामिक, एक जीवंत प्रक्रिया बनाती है। क्या हमारा प्लान काम कर रहा है? जो नए लोग रखे, क्या वो टिक रहे हैं? क्या ट्रेनिंग से सच में फायदा हो रहा है? सही। और अगर मान लीजिए कंपनी के प्लान बदल गए या बाजार में कुछ बड़ा बदलाव आ गया, तो क्या हमें अपना एचआरपी प्लान भी बदलने की जरूरत है? मतलब ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल। बिना मॉनिटरिंग के अच्छे से अच्छा प्लान भी कुछ समय में बेकार हो सकता है। ये पक्का करता है कि एचआरपी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर न रह जाए। तो अगर संक्षेप में कहें, मानव संसाधन नियोजन एक तरह से भविष्य की तैयारी है। जैसे किसी यात्रा पर जाने से पहले हम देखते हैं कि कहाँ जाना है, कौन कौन साथ चलेगा, रास्ते में क्या क्या चाहिए होगा। हाँ, अगर ये सब पता हो तो यात्रा आसान और सफल होती है। और अगर न पता हो तो शायद हम मंजिल तक पहुंच ही न पाएं, या पहुंचे भी तो बहुत परेशानी, गड़बड़ी और शायद बढ़े हुए दबाव के साथ। बिल्कुल। और एक बात और है जो सोचने वाली है। एचआरपी को सिर्फ खाली जगह भरने या आज की जरूरतें पूरी करने के तौर पर नहीं देखना चाहिए। आप कह रही हैं कि इसे भविष्य की क्षमताएं बनाने के मौके की तरह देखना चाहिए। हाँ, मेरा मतलब यही है। इस पूरी प्रक्रिया के जरिए हम ये तय कर सकते हैं कि हमारा संगठन आने वाले समय में कैसा दिखेगा, क्या कर पाएगा। ये तो दिलचस्प नजरिया है। वो कौन सी खास स्किल या क्षमता होगी जो हमारे संगठन के लिए बहुत जरूरी होगी, और क्या हम उसके लिए आज से तैयारी शुरू कर रहे हैं? एचआरपी हमें वो मौका देता है।